हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है ओपन एआई की। तो उन्होंने अपना खुद का ब्राउजर निकाल दिया है। नाम रखा गया है उसका एटलस। जिस तरीके से दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए एटलस यूज करी जाती थी, जिनको नहीं पता, जो मेरी जनरेशन के नहीं है, एटलस बुक होती थी जिसमें पूरी दुनिया के मैप्स वैप्स हुआ करते थे। और हम लोग एक गेम भी खेला करते थे एटलस नाम की, जहां पर हमको देश का नाम बोलना पड़ता था। जैसे मैंने इंडिया बोला तो INDIA, ए से खत्म हुआ तो आपको ए से बोलना होगा। अर्जेंटीना, फिर ए से खत्म हुआ, फिर मैं ए से शुरू करूंगा। तो उसी से इंस्पायर होकर इन्होंने नाम रखा है एटलस, जो मुझे लगता है कि आप विद इन अ ब्राउजर पूरी दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये पहला कोई एआई ब्राउजर नहीं है। इससे पहले कॉमेट वालों ने भी रिलीज किया था। गूगल ने अपने क्रोम को भी अपडेट कर दिया है, जिसके अंदर एआई इंटीग्रेशन आ गया है। तो ये भी कर रहे हैं क्योंकि सबके सब ना एआई रेस के साथ में ब्राउजर रेस को भी जीतना चाह रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा ब्राउजर डोमिनेशन है वो गूगल क्रोम के पास ही है। और आप गूगल क्रोम रिप्लेस क्यों करोगे जब तक आपको कोई और वैल्यू प्रोपोजिशन ना मिले। अगर देखा जाए, गूगल क्रोम एक क्रोमियम लेयर के ऊपर बना हुआ है, जो कि गूगल वालों का ही है, और ये ओपन सोर्स है। अब जैसे ही एटलस बना है या इससे पहले भी ब्राउजर्स आए थे, वो सबके सब उसी लेयर के ऊपर बनते हैं। कोई अपना स्क्रैच से ब्राउजर नहीं बना रहा, सबके सब लोग वो ओपन सोर्स यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर अपनी लेयर बनाए जा रहे हैं। तो अगर मेरे पास वही क्रोम वाला सीन आना है, जिस कंपनी ने क्रोम बनाया है उसी का आ रहा है, उसमें ए इंटीग्रेशन आ रहा है, तो मैं कुछ और क्यों यूज करूंगा। तो हर कंपनी कोशिश कर रही है कि भाई ये एक एंट्री पॉइंट है। क्योंकि अगर आप एक ब्राउजर के आदी हो गए, आपकी सारी हिस्ट्री, सारे पासवर्ड लॉगिन है ना, और आप बहुत टाइम से यूज कर रहे हो, आपका डिफॉल्ट ब्राउजर वही है, तो आप उसी को यूज करते हो लंबे टाइम तक। और ये ऐसा ही होता है। और इस ब्राउजर की खासियत क्या है, वही है कि भाई ये चैट जीपीटी के लेयर के ऊपर काम कर रहा है, जहां पर डायरेक्टली चैट जीपीटी खुल जाता है, मैं उससे बात कर सकता हूँ। मैं ब्राउजर खोल सकता हूँ, साइड बार आ जाती है, साइड बार के अंदर मैं एआई का यूज करके वो वेब पेज के अंदर क्या है क्या नहीं है वो पूछ सकता हूँ। अगर देखा जाए, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर ये एआई वाला इंटीग्रेशन आया था, जब चैट जीपीटी नया नया लॉन्च निकल के आया था। तो उस टाइम पे इन्होंने कहा था कि भाई आप हमारे ब्राउजर के साथ एआई यूज कर सकते हो। लोगों ने यूज करने की कोशिश करी, बट लोगों को मजा नहीं आया, उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। अब इसके पीछे दो रीजन थे। कोई कह सकता है माइक्रोसॉफ्ट एज हैवी है, बट वो भी क्रोमियम के ऊपर ही बना हुआ है। बट वो हैवी इसलिए भी हो सकता है कि हम क्रोम से डायरेक्टली उसको कंपेयर करते हैं। अब कॉमेट निकाला गया जो बहुत लाइटर था, मैंने भी यूज करके देखा, मजा आया उसको यूज करके। बट अगेन वो मेरा डिफॉल्ट ब्राउजर नहीं हो पाया। मैं करेंटली एआई टास्क वाला कोई ब्राउजर यूज नहीं कर रहा हूँ। कोई छोटे मोटे काम होते तो मेरे पास कॉमेट होता था, मैं उसको वो टास्क बोल देता था, वो कर लेता था। बट अभी चैट जीपीटी के साथ में ही आ रहा है, जिसमें एजेंट भी आ रहा है पेड यूजर्स के लिए। तो अगर आपके पास पेड सब्सक्रिप्शन है तो आप एजेंट को भी यूज कर सकते हो, जहां पर आपके लिए वो टास्क करेगा। अभी देखा जाए तो मेजर चीजें यूएस मार्केट के लिए ही करी जा रही है। मुझे उम्मीद थी कि इंडिया में नहीं चलेगा, बट इंडिया में चल रहा है भाई। अगर आप यूज करना चाहते हो, इनकी वेबसाइट के ऊपर जाओ और एक जो ब्राउजर है उसको डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल करो और मजे से यूज करो। एक चीज जो मुझे पूरी पूरी इस ब्राउजर गेम में मिसिंग लग रही है, वो है खुद के लार्ज लैंग्वेज मॉडल इंट्रोड्यूस करना, छोटे लेवल पे चाहे, ब्राउजर के अंदर ही। मतलब अगर मेरा आज कंप्यूटर पावरफुल है और अगर आपको लगता है कि मैं कुछ ऑपरेशंस को अपने फोन कंप्यूटर के पावर से ही यूज कर सकता हूं, तो करवा दो ना। अगर हम जेमिनी की बात करके चले तो उनके गैमा मॉडल्स है ना। सिमिलरली चैट जीपीटी भी कोई ब्राउजर सेंट्रिक मॉडल निकाल दे। अब कोई कह सकता है कि इसके अंदर हो सकता है हो ना हो, क्योंकि मैंने अपने मैक के अंदर डाउनलोड करके देखा, 700 MB का फाइल थी। तो 700 MB के अंदर मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है कि इसके अंदर ही सब कुछ होगा। बट मैं पर्सनली चाहता हूं कि इसमें ही ना एआई मॉडल लोड हो जाए, छोटे हो, बेसिक टास्क मेरे लिए कर पाए। जैसे अभी पेज रीड कर पाए, पेज पे क्लिक कर पाए, बहुत सारे चीजें मेरे कंप्यूटर के अंदर होगी, मैं थोड़ा सेफ फील करूंगा। आज के टाइम पे मैं इसलिए यूज नहीं करता, मुझे लगता है भाई मैं क्यों सारी चीजों को एक्सेस दूं इसको। क्योंकि एक तरह से वो पेज को, हर पेज को स्कैन करेगा ना। अब मैंने अपना यूट्यूब एनालिटिक्स खोल रखा है, बैंकिंग का कुछ खोल रखा है, मैं क्यों किसी एआई को एक्सेस दूं। चैट जीपीटी वालों को कहना है, सबका ऐसा कहना है कि सेंसिटिव साइट्स नहीं खोलते, बट मैं क्यों रिस्क लूं। अगर मुझे पता होगा लोकली चलता है, विदाउट बिना किसी क्लाउड से कनेक्ट हुए हुए, तो मैं शायद ज्यादा सेफ फील करूंगा। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी डीप सीक वालों ने भाई एक और बार गेम चेंज कर दी है। एक टाइम पहले ये एक सबसे लाइटर मॉडल लेके आए थे, जिसको सबसे कम पैसों में ट्रेन किया गया था और बहुत फास्ट था। और सबको लगा था कि भाई एआई में रेवोल्यूशन ले आए। वैसे ही ओसीआर टेक्नोलॉजी के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आए हैं। ओसीआर का मतलब क्या हुआ, फोटो से टेक्स्ट उठाना।
अगर आप देखोगे आपके फोन के अंदर लोकली भी हो जाता है। अगर मैं नॉर्मल गूगल लेंस खोलता हूँ, गूगल लेंस के अंदर किसी भी इमेज के ऊपर जाता हूँ और उसको ट्रांसलेट करने के लिए बोलता हूँ, ट्रांसलेट कर देता हूँ। बेसिकली क्या कर रहा है, इमेज के अंदर से टेक्स्ट समझ रहा है और उसके बाद उसको ट्रांसलेट करके वहीं डाल रहा है। तो अगर देखा जाए ओसीआर इस टाइम पे दुनिया में बहुत आगे निकल गया है। तो इन्होंने क्या उखाड़ दिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गेम ही बदल दी। आप किस तरीके से सोचते हो? मैं पर्सनली इमेज के हिसाब से सोचता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूंगा एक बंदा खड़ा है, आंखें बंद कर लो, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। ठीक है, एक बंदा खड़ा है होटल के रूम के अंदर, सामने से बहुत ज्यादा लाइट आ रही है, उसके पीछे एक बेड है जिसपे एक वाइट कलर की चादर बिछी हुई है, उसके पीछे एक वॉशरूम है जहां पर येलो कलर की लाइट जल रही है, एक अच्छी सी खुशबू भी आ रही है रूम के अंदर। जब आप उसके राइट में देखते हो तो आपको पता लगता है अरे यहाँ पे तो बहुत सारे फ्लावर्स है। अब जहां से लाइट आ रही है वहां पे गैलरी की तरफ जाते हो तो आप देखते हो वहां पर भी बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। और जैसे ही गैलरी से बाहर देखते हो तो आपको एक समुंदर दिखाई देता है, एक बीच जहां पर लहरें आ रही है। तो अभी जो मैंने आपको बोला, ये आपने विजुअलाइज किया है या फिर एक रिटर्न फॉर्म के अंदर लिया है? ज्यादातर लोगों ने विजुअलाइज किया है। ठीक है, अगर हमको एजीआई की दुनिया में जाना है और हम चाहते हैं कि हम जैसे सोचते हैं, हम जैसे देखते हैं वैसे ही एआई पहुंचे, तो कहीं ना कहीं उसको विजुअलाइज वाली दुनिया में जाना पड़ेगा। अभी तक जितने भी लार्ज लैंग्वेज मॉडल है सबके सब टोकन वाले काम के ऊपर करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं। तो बेसिकली अगर हम एक इमेज मॉडल की भी बात करके चले, जैसे मैंने एक इमेज दी है, तो सबसे पहले एक मॉडल उस इमेज को समझता है, उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उसके बाद फिर एक मॉडल उसको टेक्स्ट की फॉर्म में बात करता है। ठीक, अभी तक जितने भी मॉडल्स हैं वो सारे के सारे ऐसे ही काम करते हैं, जो टेक्स्ट के अंदर ही सोचते हैं, टेक्स्ट के अंदर ही रिप्लाई करते हैं। अब जो रिप्लाई आता है उससे वो चाहे वीडियो फोटोज कुछ भी जनरेट कर ले। जैसे अगर मैं वीओ मॉडल से, किसी भी वीडियो वाले मॉडल से कुछ वीडियो भी बना रहा हूं तो उसके पीछे एक टेक्स्ट फॉर्म है, मैंने उसको टेक्स्ट बताया है, तब जाके वो उसको विजुअलाइज कर रहा है। बट जो मुझे आंसर दे रहा है उसको विजुअलाइज नहीं कर रहा। अब ये ओसीआर कर क्या रहा है, अभी तक जितना भी एआई का मॉडल ट्रेन होता था वो टेक्स्ट फॉर्म में होता था। फॉर एग्जाम्पल 1000 वर्ड्स में कुछ लिखा हुआ है, वो 1000 वर्ड्स मेरे मॉडल को सिखा दिए, उसको वो समझ में आ गया। अब जब भी उसको आंसर देना होगा तो उसके लिए वो वर्ड के बारे में सोचेगा और मुझे बता देगा। तो अगर हम प्रोग्रेस की बात करके चले तो सब मॉडल्स क्या बोलते हैं कि हमने अपनी कॉन्टेक्स्ट विंडो को बढ़ा दिया है। मुझे याद है अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 2 साल पहले की बात होगी, कि हमने 12,000 15 25,000 टोकन्स की लिमिट देखी है। मतलब 12,000 25,000 टोकन्स याद रहते थे, एक टोकन को मान के चलो एक वर्ड है, तो एक मतलब 12,000 वर्ड्स ही एआई यूज करेगा, याद रखेगा, उसके बाद वो भूल जाएगा क्या बात हुई थी, उसको याद ही नहीं है। बट आज हम देख रहे हैं मिलियंस के अंदर भी कॉन्टेक्स्ट साइज पहुंच गया है, जहां पर मॉडल 1 मिलियन टोकन्स तक बातें याद रख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। बट कहीं ना कहीं जैसे जैसे हम टोकन साइज बढ़ा रहे हैं हमारी एक्यूरेसी खराब हो रही है। हम ये नहीं चाहते कि एआई सीख तो बहुत ज्यादा जाए, याद भी उसको बहुत ज्यादा रहे, पर जो बातें बताए वो आधी अधूरी बताए, एक छोटे बच्चे की तरह कुछ कुछ आधी अधूरी कहानियां सुनाए या फिर झूठी झूठी कहानियां सुनाए। हम ये नहीं चाहते ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई किसी भी टेक्स्ट को हम इमेज की फॉर्म में क्यों ना रखें। फॉर एग्जाम्पल एक पेपर है, उस पेपर के ऊपर बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है। अब वो कंटेंट के अंदर 1000 वर्ड्स है मान के चलो, ठीक है। अब वो 1000 वर्ड्स के लिए 1000 टोकन लगेंगे, मतलब जब भी आप उसको कॉल करोगे तो 1000 टोकन यूज किए जाएंगे। ये कहते हैं कि भाई हम 100 टोकन के अंदर ही ये सारा का सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं इमेज की फॉर्म के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पेपर है, इस पेपर के इन्होंने मान लो टुकड़े कर दिए छोटे 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 छोटे, और 100 टुकड़ों के अंदर ये पूरा पूरा पेपर उनके पास में आ गया। जिससे क्या हुआ, अगर टोकन कम लगेंगे तो हम कॉन्टेक्स्ट साइज को और दुनिया के अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी एडवांटेज है, कॉन्टेक्स्ट विंडो बढ़ती हुई दिखाई देगी। दूसरी मुझे लगता है जिस तरीके से हम सोचते हैं, मैं पर्सनली विजुअलाइज में सोचता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करके देखी है, कई लोग कहते हैं कि मैं विजुअल लर्नर नहीं हूँ, बट कहीं ना कहीं जो मैंने अभी आपको एक्सपेरिमेंट करके दिया, जो मैंने आपको बताया, क्या विजुअलाइज कर पा रहे थे ना। अच्छा मुझे ये बताओ, बेड शीट किस कलर की थी, याद है आपको ना? क्योंकि आपने शायद विजुअलाइज किया होगा, जिन्होंने विजुअलाइज किया होगा उनको बेडशीट याद रही होगी। बेडशीट के पीछे जो बाथरूम था उसके अंदर कौन से कलर की लाइट जल रही थी, जिन्होंने विजुअलाइज किया होगा, क्योंकि वो इमेज छप गई है। अगर मैंने आपको रिटर्न फॉर्म के अंदर बोला होता शायद आप भूल जाते। यही है, हमारी भी कॉन्टेक्स्ट साइज लिमिटेड है ना। अगर आप किसी कंटेंट को रटोगे, पढ़ोगे, तो एक टाइम के बाद आप उसको भूलने लग जाओगे। एआई भी मान के चलो इसी टाइप का है।
तो अगर वो भी हमारी तरह विजुअलाइज करने लग जाएगा, चीजों को देखने लग जाएगा, समझने लग जाएगा, तो वो शायद बेटर हो पाएगा। तो ये इनका जो ओसीआर है ना, वो इसलिए रेवोल्यूशनरी कहा जा रहा है। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं इस बारे में कि भाई ये कर देगा, वो कर देगा। ज्यादातर लोगों को, मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि सबका ओपिनियन क्या है। ज्यादातर लोग बस ये बोल रहे हैं कि भाई ये अब 10 गुना कम स्टोरेज लेगा। भाई दुनिया बदल सकती है इससे। एक तो पहले कॉन्टेक्स्ट साइज बढ़ जाएगा। अब 1 मिलियन वाला मॉडल जो 1 मिलियन कॉन्टेक्स्ट साइज का था, वो 10 गुना हो गया, 10 मिलियन पे पहुंच गया। 10 मिलियन, पहले 1 मिलियन बहुत बड़ा था, 10 मिलियन तो और बड़ा हो गया। प्लस वो विजुअलाइज कर सकता है यार। अब हम जिस दुनिया में जा रहे हैं ना, हम जा रहे हैं ग्लासेस की दुनिया में, जहां पर कैमरे से हम दुनिया देखेंगे, एआई भी कैमरे से चीजें देखेगा। तो ये प्रोसेस ना बहुत ज्यादा बेकार था कि कैमरा चीज देखेगा, उसके बाद उसको टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, एनालाइज करेगा, टेक्स्ट फॉर्म में रिप्लाई देगा, फिर उसको ऑडियो में ट्रांसलेट करके मुझे को देगा। अभी के टाइम पे जो चैट जीपीटी वाले या बहुत सारी कंपनी वाले शोर मचा रहे हैं कि हमने ऑडियो टू ऑडियो मॉडल बना दिया। मतलब मैं उससे ऑडियो में बात कर रहा हूँ, वो उस ऑडियो को ही समझ रहा है और बेस्ड ऑन दैट ऑडियो में ही रिप्लाई कर रहा है। ये गेम चेंजर हो गया ना। बीच में लेटेंसी कम हो गई। लेटेंसी मतलब मान के चलो बीच में टाइम जो लगना था एक चीज से दूसरी चीज का होने का, वो कम हो गया। अब ये वाला जो गेम चेंजर होगा, इससे क्या होगा? मेरे पास ग्लासेस है, मैं सीधा बोल रहा हूँ भाई ये क्या है, वो कहेगा भाई ये है। जिस तरीके से आप और मैं बात करते हैं, उस तरीके से क्या पता एआई बात कर पाए, इस डायरेक्शन की वजह से। बहुत सारे लोगों ने बोला कि जिस तरीके से अभी हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैंने भी बोला कि भाई अभी हम सबके सब लड़ रहे हैं कॉन्टेक्स्ट साइज, कॉन्टेक्स्ट साइज। व्हाट्स नेक्स्ट, फ्यूचर में क्या होगा? क्या आप दुनिया की सारी बुक्स सिखा दोगे? अब सिखा चुके हो। तो अगर हम एजीआई लेवल की बात कर रहे हैं तो क्या होगा? मुझे लगता है एजीआई अगर क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा तो शायद ये ओसीआर वाला जो चीज करी गई है उससे किया जाएगा। अब आप बात समझो भाई, ज्यादातर लोग ओसीआर को समझते हैं कि भाई वो फोटो से टेक्स्ट को निकाल देता है, उस टेक्नोलॉजी को ओसीआर कहा जाता है। और वो बहुत साल पहले डन हो चुकी थी। मतलब मैं कहूंगा 2-3 साल पहले, 4 साल पहले ये चीज डन हो गई थी। ओपन सोर्स ऐसे ऐसे चीजें पड़ी थी कि आप किसी भी बिल की फोटो खींचो, वो बिल को कन्वर्ट करके देता था, और बहुत पहले हो गई थी। तो जब इन्होंने ओसीआर निकाला ना यार, क्या चीज है क्या चीज है, पर जब मैंने इनका वो ब्लॉग पढ़ा ना, मजा आ गया भाई कसम से। हो सकता है मैं थोड़ा टेक्निकल हो गया हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है मैंने बहुत ही डम डाउन वर्जन में सिखाने की कोशिश करी है, कुछ समझाने की कोशिश करी है। नहीं समझ में आया फिर से देख लेना, ठीक है? टाइम सेंड तो लगी हुई है, इस सेक्शन को दोबारा से देख लेना, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 1-2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। और जिनको पता है, जिनको ऑलरेडी हमको बहुत टाइम से देख रहे हैं, उनको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपके हिसाब से गेम चेंजर हो सकता है ना ये? बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को दो सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी वाली न्यूज, एआई वाली न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। और नीचे अगर हाइप का बटन आ रहा है तो भाई दबा दो। हाइप पाइप नहीं करते आजकल आप, मैं बोलता नहीं हूं। तो बाकी व्हाट्सएप की बात करके चले तो उन्होंने चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी जैसे असिस्टेंट जो व्हाट्सएप के ऊपर काम करते थे, उनको बंद कर दिया है। और मुझे लगता है ये भाई परप्लेक्सिटी का बुरा टाइम शुरू हो गया है। अब पहले व्हाट्सएप बात कर लेते हैं इन्होंने क्यों किया। इनका कहना है कि हमने जो व्हाट्सएप एपीआई बनाया था ना, ये व्हाट्सएप एपीआई बनाया था बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ना कि आपको अपने चैट बॉट्स को डिलीवर करने के लिए। अगर देखा जाए व्हाट्सएप के अंदर मेटा का खुद का बॉट आता है। उन्होंने इतनी मेहनत करी, इंटीग्रेशन किया, बट उसका उस लेवल पे अडॉप्शन ही नहीं आ रहा। आपके फोन में ही व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर मैसेज करते थे, व्हाट्सएप रिप्लाई कर देता था। परप्लेक्सिटी का नंबर है, उस पर मैसेज करते थे, वो रिप्लाई कर देता था। आपका काम चल रहा था। अब मेटा का अडॉप्शन कैसे आएगा? और सबसे बड़ी बात, वो कंपनीज अगर मेटा को पैसे दे रही हो तो मेटा को समझ में भी आए मेटा एपीआई कैसे काम करती है, व्हाट्सएप एपीआई कैसे काम करती है। व्हाट्सएप एपीआई में होता क्या है, अगर मैं आपको मैसेज भेजूंगा तो पैसे लगेंगे। अब अगर मैं आपको मार्केटिंग मैसेज भेजूंगा उसका अलग कॉस्ट है, ओटीपी वाला भेजूंगा ट्रांजेक्शनल कुछ और है, सबका अलग अलग है, ठीक है? बट अगर आप मुझे मैसेज भेजोगे तो 24 घंटे तक मैं आपको जो भी मैसेज भेजूंगा उसके कोई पैसे नहीं है। इसका मतलब अगर मेरा चैट जीपीटी आपको यूज करना है, मैं चैट जीपीटी कंपनी हूं, तो आपको मैसेज करना इनिशिएट आपने किया है। अब मैं आपको जो भी मैसेज भेजूंगा उसके पैसे नहीं लगने। तो लॉजिकली चैट जीपीटी वालों ने आपका नंबर भी ले लिया, कस्टमर एक्विजिशन भी हो गया उनके पास में, और उसके लिए आपने कोई ऐप भी इंस्टॉल नहीं करी। व्हाट्सएप ने पूरा इकोसिस्टम बनाया, कंपनीज ने उसको नर्चर कर दिया। तो शायद व्हाट्सएप ने इसलिए ये चीज करी है। बाकी अगर आपका बिजनेस है उसके अंदर अगर आप कोई एआई लेयर यूज कर रहे हो, अगर आप कस्टमर सर्विस के लिए एआई यूज कर रहे हो, वो अलाउड है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। डायरेक्टली ये जो चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी वाले नंबर चल रहे थे उसकी बात हो रही है यहाँ पे। बाकी गूगल की बात करके चले तो उन्होंने पायरेसी सैंडबॉक्स को बंद कर दिया है भाई।
बहुत बढ़िया चीज हो गई है, ये शायद ज्यादातर लोगों को नहीं पता, बट बीइंग अ डिजिटल मार्केटर मैं इसमें बहुत ज्यादा घुसा हुआ था और मुझे डर लगता था। मुझे लगता था फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग जो होगा वो बहुत बुरा होगा, सब खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और इसके पीछे पायरेसी सैंडबॉक्स था। अभी बेसिकली है क्या, ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे कुकी लेस दुनिया चलेगी। अभी के टाइम पे आप Amazon के ऊपर कुछ ऐड टू कार्ट करते हो, आपको ऐड दिखाई देती है। तो बेसिकली आपके ब्राउजर के अंदर एक कोड डाल दिया जाता है जिससे आपको ट्रैक किया जा सकता है कि स्पेसिफिकली आप कौन हो, आप कहाँ कहाँ जा रहे हो, आपके साथ क्या क्या हो रहा है। तो ज्यादातर मार्केटर्स इसका यूज करते हैं, ज्यादातर कंपनीज की वेबसाइट के अंदर ये लगा होता है, चाहे वो ऐड चलाए या ना चलाए। अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो अभी भी मेरी वेबसाइट के ऊपर ये सब कुछ लगा हुआ है। ऑल्दो मैं एड्स नहीं चलाता, पर कहीं ना कहीं मेरे पास कितने कन्वर्जन्स आए हैं, किसने मेरा कोर्स परचेज किया है, वो मेरे मेटा के अंदर भी अपडेट होता चला जाता है। तो कल को अगर मैं चाहूं जिन्होंने मेरा कोर्स परचेज किया है उन्हीं को ऐड दिखाना, तो मैं वो भी दिखा सकता हूं। बट गूगल ने 2019 के अंदर बम फोड़ा था, जहां पर उन्होंने कहा क्रोम के अंदर हम एक नया सिस्टम बना रहे हैं जहां पर आपको कुकीज आएगी ही नहीं। कुकीज आएगी नहीं, इसका मतलब क्या होगा, वो आपकी प्रोफाइलिंग कर लेगा कि भाई ये बंदा जिम वाला बंदा है, बात खत्म। तो आपको टारगेट करना होगा जिम वाले बंदों को, तब जाके उस टाइप के लोगों को टारगेट कर सकते थे। तो सब लोगों को डर लगने लग गया था कि भाई क्या होगा क्या होगा। और उसी के बीच में iOS का अपडेट आया था जहां पर वो ट्रैकिंग को रोक रहा था। अगर आप आज के टाइम पे iOS के अंदर ऐप इंस्टॉल करते हो, वो कहते हैं ना ट्रैक, डू नॉट ट्रैक। तो वो जो डू नॉट ट्रैक वाला सीन है उसमें बहुत सारे लोग डू नॉट ट्रैक पे ही क्लिक कर रहे हैं। अब पता नहीं लोगों का पैटर्न क्या रह रहा है, पर स्टार्टिंग के अंदर भाई दिस इज वेरी स्केरी। आपने डू नॉट ट्रैक कर दिया, मेरी ऐप के अंदर आप कुछ भी कर रहे हो, मैं ट्रैक ही नहीं कर पा रहा आपको। अब बीइंग अ मार्केटर कितना बुरा चीज है ना। आपकी दुकान पे कोई आया, आपसे लेके गया, कौन लेके गया, क्या था क्या नहीं था, क्या चीज में ज्यादा टाइम स्पेंड किया, कोई डेटा नहीं आ रहा। तो इसके चक्कर में एक नई चीज निकल के आई थी, सर्वर साइड ट्रैकिंग, जहां पर डायरेक्टली मेरे सर्वर के अंदर ही एक ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया जिससे मैं आपको ट्रैक कर पा रहा था। तो जो चल रहा था चलो ठीक है, बट कहीं ना कहीं गूगल ने जो बम फोड़ा ना भाई, मजा आ गया कसम से। ये डिजिटल मार्केटर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है भाई। जहां हम देख रहे हैं एआई हमारी नौकरी खाएगा, वहां कहीं ना कहीं अब लग रहा है ये पायरेसी वाले सीन की वजह से हमारे पास एक एज तो रह जाएगा शायद। अगर हम प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, कभी किसी को कोई प्रोडक्ट बेचना होता है तो किस तरीके से बेचा जाता है, सबसे पहले उसको बताया जाता है प्रोडक्ट के बारे में। देखो हम ये करते हैं, जैसे आपको डिजिटल मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं पता क्या होता है क्या नहीं होता, और मैंने आपको बोला कि भाई ऑनलाइन किसी भी प्रोडक्ट को अगर बेचना है तो उसके लिए हम डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं। तो आपको अवेयर किया ना मैंने, और मैंने बताया कि भाई मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, तो दिस इज अवेयरनेस। तो सबसे पहले अवेयरनेस वाला जो फेस है वो एआई खा जाएगा, ये पक्का हो गया। बट नीचे वाले जो फेजेस थे, मुझे लगता था ये नीचे वाले फेजेस एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि कुकीलेस दुनिया आ जाएगी, और कुकीलेस दुनिया के अंदर ये नीचे वाले फेज हो गए ही नहीं कि किसी ने मेरी वेबसाइट के ऊपर गया, उसने कुछ भी किया, मैं उसको दोबारा ऐड दिखाई नहीं सकता था। बट गूगल की इस स्टांस से दिखाई दे रहा है कि कुकीलेस दुनिया नहीं होने वाली। अगर आपने ऐड टू कार्ट किया है तो मैं आपको ऐड दिखा सकता हूं। मतलब मार्केटर्स अब खेलेंगे रीमार्केटिंग के अंदर, किस तरीके से किसी ने ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे आ गया है, कैसे उसको नर्चर करना है, कैसे क्या करना है। बहुत अच्छी खबर है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के सिर के ऊपर से गई हुई है वाली बात, बट समझानी जरूरी थी, टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग ही है, और मेरी बैकग्राउंड से आती है तो बताना जरूरी था। अब जिन लोगों को समझ में आया गुड है, नहीं वरना नीचे टाइम स्टैम्प तो होती है, आगे तो जा ही सकते हो। इसके अलावा रनवे की बात करके चले तो उन्होंने ऐप्स निकाल दिया भाई, और मेरे हिसाब से रनवे वालों ने पहली बार जिंदगी में कुछ अच्छी चीज करी है। रनवे वाले बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, नो डाउट, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत आगे चल रहे थे वो, बट कमर्शलाइजेशन नहीं आ रहा था ना। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक्चुअली अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया। कि उनकी एआई को यूज करने के लिए पहले आपको टेक्निकल सब कुछ चाहिए होता था, बट कहीं ना कहीं चैट जीपीटी, जेमिनी, इन सबके अडॉप्शन क्यों है, क्योंकि इजी है। अभी तक हम व्हाट्सएप पे बात कर रहे थे, उसी टाइप की चीज है, उस पर बात कर ली और काम हो रहा है हमारा। बट रनवे ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ऐप्स निकाल दिए कि आप वीडियो अपलोड करो, वीडियो में से ऑब्जेक्ट हटाने हैं, बंदे हटाने हैं, बंदे हटा देंगे, कोई भी चीज हटानी है वो हटा दी जाएगी, चीजों को इम्प्रोवाइज करना है वो कर सकते हो, चीजों के अंदर मूवमेंट डालनी है वो कर सकते हो, प्रोडक्ट का फोटो शूट करना है वो कर सकते हो, वीडियो जनरेट करनी है वो कर सकते हो, कोई एग्जिस्टिंग फोटो या एआई जनरेटेड इमेज के ऊपर कुछ खेलना है वो कर सकते हो। कहीं ना कहीं एप्स के ऊपर गए जहां पर कंज्यूमर यूज करेगा इनको, और ये एक अच्छा तरीका था अपनी टेक्नोलॉजी को लोगों के आगे शोकेस करने का। बाकी एलॉन मस्क ने ग्रॉक 5 के बारे में बोला है कि उनको लगता है ग्रॉक 5 एजे लेवल तक पहुंच सकता है, 10% चांसेस है। मतलब कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ग्रॉक बहुत बढ़िया काम करेगा, ग्रॉक 5 वर्जन। अगेन मुझे लगता है कि उनको अपना स्टांस चेंज करना पड़ेगा। ये जो भी चाइना वाले ही कर रहे हैं सारा का सारा काम, अगर देखोगे तो डीप सीक वालों ने ये चीज निकाल दी है ना, मुझे लगता है
अब शायद एक नया सोच आएगी दुनिया के अंदर कि किस तरीके से हमको ये करना चाहिए। ओपन सोर्स कर दिया भाई उन्होंने, सबसे बड़ी बात तो ये है ना। ये नहीं है कि उस टेक्नोलॉजी को हमने रोक के रखा है, हम दुनिया को नहीं देंगे। और कोई बड़ा काम नहीं किया, 3 टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज़ को तीनों को इकट्ठा मर्ज करके यूज़ किया गया। इसके अलावा ट्विटर के अंदर अब हमको एआई ड्रिवन एल्गोरिदम दिखने वाली है, जहाँ पर हमको एआई बेस्ड रिकमेंडेशन दिखाई देगी। यूट्यूब के अंदर सदियों से चलता हुआ आ रहा है, फेसबुक का रिकमेंडेशन, इंस्टाग्राम का रिकमेंडेशन सदियों से ऐसा काम कर रहा है। मेरे हिसाब से एक्स के अंदर भी एक बेसिक लेवल का तो होता होगा, बट अब ग्रॉक लेवल होगा, जो कि इंटरनेट से भी लाइव डेटा लेके आ रहा होगा। तो अगर आप एक नए क्रिएटर हो, आप छोटा अकाउंट है आपका और आपने कंटेंट डाला और उस कंटेंट की क्वालिटी अच्छी है, तो कहीं न कहीं आपको ग्रोथ के चांसेस मिल सकते हैं। इसके अलावा जो मेटा के रेबन ग्लासेस के अंदर हिंदी वाला सिस्टम आया है, उसके पीछे भाई श्रवम है। श्रवम एआई जो अभी इंडिया गवर्नमेंट बैक्ड स्टार्टअप थी, जिसके अंदर इंडिया वालों ने अपना लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनवाया था वगैरह-वगैरह, जो सबको लग रहा था फ्लॉप हो गया। बट कहीं न कहीं मेटा जैसी कंपनी इंडिया में आ रही है, तो हिंदी के लिए सबसे पहले इनका मॉडल चुन रही है। ये एक बहुत बड़ी विन है उनके लिए। इसके अलावा सैमसंग वालों ने भी अपने एक्सआर हेडसेट निकाल दिए हैं, जो कि गूगल के साथ में मिलके एक पहला एक्सआर हेडसेट निकल के आ रहा है। मुझे लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जितनी एनर्जी यहाँ लगाई गई है, उतनी एनर्जी अपने ग्लासेस पे लगा लेते, क्योंकि मेटा वाला इटरेशंस पे इटरेशन करे जा रहा है। अब गूगल वालों को अगर अपने ग्लासेस के ऊपर कुछ खेलना है, तो कहीं न कहीं मेरे को लगता है पूरी एनर्जी उस पे लगानी चाहिए थी। ये ना हो कि मेटा बहुत आगे निकल जाए। क्योंकि कहीं न कहीं इस रेस के अंदर जो पहले आएगा ना, उसके बाद एडवांटेजेस होने वाली है। मेटा ने जो रिस्ट बैंड बना दिया, ये सब कुछ कर दिया ना, ये कहीं न कहीं इनको एडवांटेज देगा ही। इटरेशन बाय इटरेशन बेहतर होते चले जाएँगे। और ग्लासेस के अंदर हमको बहुत सारी ऐप्स नहीं चाहिए कि हम कहें कि भाई गूगल के इकोसिस्टम से आ रहा है, तो गूगल की बहुत सारी ऐप्स आ जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुझे मेजरली मैसेजिंग चाहिए, मैप्स चाहिए, छोटी-छोटी ऐप्स चाहिए, जो हो रही है, जो मेटा वाले कर रहे हैं। और नहीं भी कर रहे होंगे ना, गूगल की भी उठा के लानी होगी ना, वो खुद उठा के एपीआई बेस्ड कर देंगे लोगों के लिए। बाकी इनका जो एक्सआर हेडसेट है $1800 का निकाला गया है। जो एप्पल का विजन प्रो है वो $3500 का है भाई, मतलब उससे आधे रेट के अंदर निकाला गया है। इनका जो पिक्सल डेंसिटी है वो हायर है, 27 मिलियन पिक्सल है, जहाँ पे विजन प्रो के 23 मिलियन पिक्सल है। मुझे अभी भी याद है, सबसे पहला वीआर एक्सपीरियंस मैंने सैमसंग के फ़ोन के अंदर ही लिया था। वो कर्व वाला आता था, नोट था, पता नहीं कौन-सा था, उसके अंदर आगे आ जाता था, लग जाता था। नोट ही था मेरे हिसाब से, जो भी था। तो उसके अंदर मैंने सबसे पहला एक्सपीरियंस लिया था। उसके बाद मैंने लिनोवो का आता था एक फ़ोन, अब तो याद भी नहीं आ रही दुनिया कौन-सी-कौन सी होती थी। लिनोवो का आता था, एलजी का आता था, ऐसे कुछ आता था। लिनोवो ही आता था शायद, उसके अंदर यूज़ किया था मैंने। वो तो मेरे पास भी फ़ोन था, उसके साथ में डब्बा भी आता था लगाने वाला। तो कहीं न कहीं पिक्सल डेंसिटी के अंदर सैमसंग को जीतना ही था भाई, वो ही बनाती है स्क्रीन-व्रीन तो। बाकी अगर हर्ट्ज़ की बात करके चले तो 90 हर्ट्ज़ पे ऑपरेट कर रहा है, एप्पल वालों को 120 हर्ट्ज़ के ऊपर काम करता है। बाकी ठीक है, मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं था इस प्रोडक्ट को लेके, रिलीज़ कर दिया, ठीक है, गुड है। बाकी एक और रिसर्च निकल के आई है, जिसके हिसाब से अगर आप चैट जीपीटी से रूडली बात करोगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एक ज़माना हुआ करता था, जो चैट जीपीटी से आपको अच्छे तरीके से बात करनी होती थी, और अब कहा जा रहा है रूडली में आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरा पैटर्न भी ऐसा ही चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप आज से 2 ढाई साल पहले, ये बात कर रहे हैं हम चैट जीपीटी 4 से पहले, या 4 जब नया-नया आया था उस ज़माने की बात, तो उस ज़माने में मैं चैट जीपीटी से पता है क्या बात करता? भाई प्लीज़ हेल्प मी इन दिस, प्लीज़ लेट मी डू दिस, मतलब उससे प्लीज़ करके बात करता था। और उसमें फ़न के लिए मैं बोलता था, भाई फ्यूचर के अंदर इसको हमारे ऊपर राज करना है, तो इसको तमीज़ से बात करो इससे। मैंने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का फ्री कोर्स कर रखा है यूट्यूब पे, उसके अंदर आप देखोगे तो ऐसी तमीज़ से बात कर रखी है। बट अगर आप अभी वाली वीडियोज़ कुछ भी देखते हो, जिसके अंदर मैंने कभी एआई यूज़ किया, तो मैं बदतमीज़ी से बात करता हूँ। भाई तेरे को कुछ नहीं आता? बता मुझे ये वाली चीज़। ढंग से बता, तेरे को कुछ नहीं आता क्या? तो अभी मैं अगर ऑडियो में भी काम कर रहा होता हूँ, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करने के लिए कन्वर्सेशन करता हूँ एआई के साथ में, तो मैं उसको बोलता हूँ, "अबे भाई ढंग से बोला कर, समझ में नहीं आता क्या? एक बार इंटरनेट पे ढंग से रिसर्च मार, फिर मुझसे बात कर। ऐसे हवा में बात मत किया कर।" मैं ऐसे बात करता हूँ। तो जब रिसर्च निकल के आई है, तो रिसर्च में भी ऐसा ही लग रहा है कि भाई अगर रूडली बात करोगे, तो अच्छे आंसर आते हैं। जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, उनको मुझे लगता है अपने आप पैटर्न समझ में आने लग जाता है, क्या चीज़ काम करती है। बाकी एक्यूरेसी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट डिफरेंस है। वेरी रूड काम करोगे तो 84.8% एवरेज एक्यूरेसी देखने को मिल रही है, और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट काम करोगे तो 80.8% देखने को मिल रहा है। और बेसिकली ज़्यादा पोलाइट करने से पता क्या होता है कि वो भी ना आपसे तमीज़ से बात करने लग जाता है, और तमीज़ के चक्कर में ना वो कई बार कॉन्टेक्स्ट ढंग से नहीं पकड़ पाता। बाकी भाई एक न्यूरोटेक स्टार्टअप है रेन स्पेस करके, उनका ऐसा कहना है कि 2 बंदों के बीच में बात करवा दी उन्होंने सपनों के अंदर।
मतलब आप अपने घर पे सो रहे हो, मैं अपने घर पे सो रहा हूँ, हमने आपस में बात कर ली सपने सपने में, और हम जब नोट कर रहे हैं वो बात सेम निकल के आ रही है जो मैसेज कन्वे किया गया, मतलब बातें नहीं हुई है, मैसेज कन्वे किया गया। अब इनका कहना क्या है मुझे नहीं पता ये किस लेवल पे एक्यूरेट है क्या नहीं है, पर इनका क्या कहना है वो समझते हैं। इनका कहना है दिमाग पे बहुत सारी चीजें लगा के सुला दिया बंदे को एक जगह पे, और उसके बाद में उस डिवाइस को वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, तो बेसिकली आपके ब्रेन के जो सिग्नल्स है वो बेसिकली उस डिवाइस के अंदर जा रहे हैं, दूसरा बंदा कहीं और पे सो रहा है। अब वो वाले डिवाइस का जो सिग्नल है, वो वाले डिवाइस का सिग्नल उस डिवाइस के अंदर जा रहा है, और उस डिवाइस से बंदे के ब्रेन के अंदर जा रहा है। तो भाई साइंस कह रही है कि सपनों के अंदर कम्युनिकेट किया जा सकता है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल वाली बात करूंगा कि भगवान सपने में आते हैं, चीजें सपने में आती है। कई बार लोगों को पूर्व आभास हो जाता है कि भाई सपने में कोई चीज आई है, और वो चीज होती हुई लाइफ में दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स बंदों को साइन देता है। अब वो बिना हार्डवेयर के देता है, क्योंकि शायद हमारी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से ट्यून्ड है, तो लोगों को यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है। तो ये चीजें स्पिरिचुअलिटी में पहले एग्जिस्ट करती थी, साइंस अभी डिस्कवर कर रहा है। पर वही बात है कि अब साइंस कर रहा है तो बहुत सारे साइंस वाले बंदे मानेंगे, जो पहले चीजें होती थी वो लोग क्या पागल बना रहा है, पागल बना रहा है, ये चीजें नहीं एग्जिस्ट कर सकती। इसके अलावा क्वालकॉम मीडियाटेक की बात करके चले तो वो सैमसंग से अपनी 2 नैनोमीटर चिप प्रोडक्शन करवाने वाला है। सैमसंग का यील्ड रेट 50% से ऊपर पहुंच गया है 2 नैनोमीटर चिप का, और अभी उनका जो नया फोन आने वाला है S26 कहा जा रहा है, उसके अंदर 2 नैनोमीटर का ही चिप यूज होने वाला है। और इसका एक और रीजन भी हो सकता है, TSMC ने रेट बढ़ा रखी है, सैमसंग सही रेट दे रहा होगा, तो इस चक्कर में भी शायद ये वहां से बनवा रहे होंगे। इसके अलावा एक इंटरनल डॉक्यूमेंट निकल के आया है, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसको पब्लिश किया है, जिसके अंदर 75% जो यूएस के ऑपरेशंस है वो अमेजॉन ऑटोमेट करना चाहता है। 2033 तक 6 लाख लोगों की नौकरी खाना चाहता है रोबोट से। और यहाँ पर एक स्ट्रैटेजिक वर्ड का यूज किया जा रहा है जो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हम सुनेंगे, कोबॉट्स, मतलब कोलैबोरेटिव रोबोट्स, जो ह्यूमन के साथ में मिल के मदद करेंगे और ह्यूमंस की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, एक्चुअली कंपनी की एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, ह्यूमंस को धीरे धीरे करके निकालेंगे। और मैं बोल रहा हूं भाई, कोई माने या ना माने, दुनिया बहुत काली होने वाली है। जितना पैसा कमा सकते हो 3-4 साल कमाओ, क्योंकि आने वाले टाइम में जिसके पास पैसा होगा ना उसी के पास एडवांटेज होगी, क्योंकि इतनी चीजें सस्ती नहीं है। अभी चैट जीपीटी $20 में चल रहा है, बट अगर मेरे को रोबोट लेना है तो एक रोबोट अभी तो 18-19 लाख रुपए का है, फ्यूचर के अंदर 5-10 लाख रुपए का होगा। मुझे 4-4 5-5 रोबोट लेने पड़ेंगे, और मेरे पास इतना विला पैसा होना चाहिए कि मैं एक रोबोट लेके एक्सपेरिमेंटेशन कर सकूं, मैं उस पर टाइम वेस्ट कर सकूं। और अगर पैसे नहीं होंगे, ऐसा चल रहा होगा कि भाई बस घर का खाने का खर्चा चल रहा है, ये हो जाए वो हो जाए, तो आप उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि आने वाले टाइम में ये चीजें होगी। बहुत सारी नौकरियां, सर्विस इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, क्रिएटर इकोनॉमी, सब मुझे लगता है कहीं ना कहीं एआई की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। जैसे अगर मैं ओपन एआई की बात करके चलूं तो उन्होंने प्रोजेक्ट मर्करी निकाला है, जहां पे जूनियर बैंकर्स की नौकरी जा सकती है। मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली जैसे लोगों की नौकरियों की $150 पर घंटा दे रही है कंपनी मॉडल ट्रेन करने के लिए। अब आइडिया क्या है कि जो भी फाइनेंशियल मॉडलिंग वाले काम होते हैं, मोनोटोनस होते हैं, जो कि जूनियर बैंकर्स करते हैं, उसको एआई से ऑटोमेट करा जाए। मतलब कंपनी का मर्जर हो रहा है, कंपनी का आईपीओ आ रहा है, कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, वो सारा का सारा काम एआई करके देते। और कहीं ना कहीं ये अचीव हो जाएगा, ये मान के चलो। तो आप समझो उस स्केल के लोगों का काम ऑटोमेट हो रहा है, हम लोगों का क्यों नहीं होगा भाई। मैं क्या न्यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो गूगल से निकाल के पीपीटी में लगा के आपको बता देता हूँ बस। बस क्या है, मेरा ओपिनियन है बस, और क्या है, मेरा एक्सपीरियंस है बस। तो यही मेरे लिए मोट है, जो कि शायद बाकी चीज़ों से अलग करेगा। मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस था जिससे चक्कर में मैं आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझा पाता हूँ। फ्यूचर के अंदर एआई मुझसे बेहतर समझा देगा, उसके बाद भी मोट हो जाएगा, वो मेरी टोन पे सीख जाएगा। इन दैट कई लोगों को मेरी मैं अपनी मन की बातें करता रहता हूँ, नहीं पसंद आती, वो उनको वही वाला कंटेंट दिखाएगा जो वो देखना चाहता है। किसी को ज्यादा ओपिनियन पसंद है, उसको ज्यादा ओपिनियन दिखाएगा। किसी के पास कम टाइम है, उसको क्रप्स एकदम क्रिस्प में सारी चीजें चाहिए, और कोई चीज ज्यादा एक्सप्लेन चाहिए होगी, वो कहेगा भाई इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, वो एक्सप्लेन कर देगा। पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है दुनिया बढ़िया नहीं रहेगी आने वाले टाइम के अंदर। और वही है, मतलब मेरा अगले साल नॉन कम्प्लीट खत्म हो जाएगा, फिर लेट्स सी मैं क्या करता हूँ। अभी तो कंटेंट कंटेंट गेम चल रही है, क्योंकि नॉन कम्पीट है 3 साल का, 2 साल खत्म हो गए, 1 साल और बचा है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।